का इसमें टारगेट रहेगा। 28 के स्टॉप लॉस के साथ 1350 के लिए तेजी करें। BEML में इस समय एक मूव आता हुआ तेजी की तरफ। अच्छा पंकज से मैं एक राय लूंगी क्योंकि अपने पोर्टफोलियो में एक और शेयर जोड़ सकते हैं। आशीष ने तो साफ कह ही दिया था ओपनिंग में, एक ट्रेड देंगे, एक जगह खाली रखेंगे, सेकेंड हाफ को जोड़ेंगे। पंकज मैं आपके पास आती हूँ, तब तक आज की जो बड़ी खबर है उस पर फोकस कर लेते हैं। डेट म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए आज जोर का झटका लग सकता है। दरअसल टैक्सेशन से जुड़े बड़े बदलाव की तैयारी सरकार कर रही है। फाइनेंस बिल में जो बदलाव है उसका प्रस्ताव आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और डर है यह पारित हो जाएगा। अब डर क्यों है? क्योंकि इस प्रस्ताव के मुताबिक डेट म्यूचुअल फंड के निवेशकों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का फायदा नहीं मिलेगा। आप पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लागू होगा और साथ ही साथ जो इंडेक्सेशन का फायदा मिलता था वो भी बाहर कर दिया जाएगा। इंडेक्सेशन बेसिकली टैक्स बचाने में मदद करता है कि अज्यूमिंग आपने एक पर्टिकुलर एसेट क्लास एक प्राइस पर लिया और कुछ साल बाद जब उसे बेचने के लिए जाते हैं उस समय के इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करके फिर उसकी करंट वैल्यू मापी जाती है और फिर उसके बाद जो प्रॉफिट है उसी पर टैक्स मिलता है, नॉट द एक्चुअल इनपुट जो आपने जिस प्राइस पर खरीदा होता है उसका जो दरअसल लीवे था वो नहीं मिलेगा। अब ऐसा क्यों है और इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? ईडलवाइस AMC के निरंजन अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निरंजन, क्लियरली एक बहुत बड़ा झटका है सभी डेट म्यूचुअल फंड वालों के लिए, और ये मुझे बताइए ये इसके पीछे आपको समझ में आ रही है? कुछ लोग कह रहे थे कि प्राइमरीली ये बैंकर्स लॉबी है कि उनके हाथ में ज्यादा फंड्स आए, FD ज्यादा अट्रैक्टिव हो, बैंकों की लिक्विडिटी को सपोर्ट मिले, इसीलिए कदम शायद सरकार उठा रही है। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। एक्चुअली हम लोग भी काफी सरप्राइज है ये डिसीजन को लेकर, बिकॉज जब बजट पेश हुआ था तब ऐसा कोई क्लॉज बजट के बिल्स में नहीं था। अभी किस लिए किया गया है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से। जहां तक बैंक डिपॉजिट्स का सवाल है, बैंक डिपॉजिट्स इंडिया में काफी बड़ी मात्रा में है कंपेयर टू डेट म्यूचुअल फंड्स। डेट म्यूचुअल फंड्स अगर हम कंपेयर करते हैं FD के मुताबिक तो डेट म्यूचुअल फंड इज स्टिल अ वेरी स्मॉल परसेंटेज इन माय व्यू। हाँ, रीजंस हो सकते हैं बट आई थिंक सो वन ऑफ द रीजंस कुड बी कि जो टैक्स डिफरेंस था बिटवीन FDs एंड वेरियस अदर इंस्ट्रूमेंट्स उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये डिसीजन लिया गया होगा शायद से। ये बताइए इसका इमीडिएट इम्पैक्ट क्या आएगा? किस तरह का फ्लो लार्जली डेट म्यूचुअल फंड्स में इन द रीसेंट पास्ट आया है, कंसिडरिंग इस साल और द सेकेंड हाफ ऑफ लास्ट ईयर इक्विटी में लोगों का पैसा नहीं बना, तो बहुत सारे लोग बढ़ती इंटरेस्ट रेट्स का फायदा उठाने के लिए डेट में जा रहे थे। क्या ये फ्लोस पर एक भारी मार पड़ती हुई दिखाई देगी? क्योंकि हाल फिलहाल में इंटरेस्ट रेट साइकिल के मद्देनजर अक्रॉस द बोर्ड कई सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों ने नई स्कीम्स निकाली थी डेट के लिए। तो पिछले 2-3 सालों में हमने डेट में अच्छा इनफ्लोज देखा था डेट म्यूचुअल फंड्स में, खासकर टारगेट मैच्योरिटी फंड्स जो भारत बॉन्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है जो एडवाइस मैनेज करता है, इसमें काफी मात्रा में फ्लोज आया था। इसके अलावा जो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स थे इसमें काफी पॉजिटिव फ्लोज आए हैं पिछले 2 साल में। और जैसे आपने बताया कि इंटरेस्ट रेट काफी ऊपर है अभी, तो ये एक काफी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहा है निवेशकों के लिए। इसके बाद में डेफिनेटली क्योंकि जो टैक्स डिफरेंस हुआ करता था वर्सेस FD वो चला जाएगा, तो फ्लोज में कुछ हद तक इम्पैक्ट हो सकता है। हालांकि हमें और क्लैरिटी की जरूरत है, क्योंकि अभी जो क्लैरिटी है जो फाइनेंस बिल की जो क्लॉजेस है जो हमें दिखाई दे रही है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके मुताबिक अगर हम जाते हैं तो डेफिनेटली फ्लोज कुछ मात्रा में घटते दिख सकते हैं। ये मुझे बताइए निरंजन कि आपकी जो AMC है उसमें डेट में कितना पैसा इंस्टीट्यूशंस का है, कितना HNIs का है, और रिटेल पार्टिसिपेशन कितना बड़ा था इन द रीसेंट पास्ट डेट में? सो ओवरऑल रिटेल पार्टिसिपेशन डेट में हिस्टोरिकली काफी ज्यादा नहीं रहा है, लेकिन टारगेट मैच्योरिटी की
जब से शुरुआत हुई है तब से थोड़ा थोड़ा रिटेल और इंडिविजुअल एचएनआई इन्वेस्टर्स और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की मात्रा काफी बढ़ी है। अ, और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। क्योंकि इंडिया में अगर हम आज देखते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, तो काफी बॉन्ड इशुएंसेस होंगे। म्यूचुअल फंड एक काफी बड़ा प्लेयर था डेट और बॉन्ड मार्केट्स में, इन बॉन्ड्स में निवेश करने के लिए। और जहां तक हमारे एएमसी का सवाल है, अगर आप देखते हैं कि इंस्टीट्यूशंस कितना है, एचएनआईएस कितना है, डेफिनेटली इंस्टीट्यूशंस की मात्रा काफी ज्यादा है। लेकिन पिछले 1-2 सालों में हमने देखा है कि रिटेल और एचएनआई इन्वेस्टर्स भी इस प्रोडक्ट से या डेट म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट से काफी जुड़ रहे हैं। ये बताइए फिर मैं ये पढ़ रही थी कि ये शायद गोल्ड ईटीएफ्स पर भी लागू होगा। मेरा सवाल ये है, और स्पेशली क्योंकि आप लगातार टारगेट मैच्योरिटी फंड की बात कर रहे थे, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो आप लोगों ने हाल ही में लॉन्च किया और उसको एक अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा था। 1 अप्रैल तक पैसे लगेंगे तो ग्रैंडफादरिंग का फायदा मिलेगा, यानी कि उस पैसे पर होपफुली इंडेक्सेशन और ऑफ कोर्स एलटीसीजी लागू होगा। उसके बाद आपको क्या लग रहा है, वो मनी फ्लो लार्जली ड्राई आउट होता हुआ दिखाई देगा और फिर लोगों के पास फिर विकल्प क्या है पैसे लगाने के लिए, पैसे पार्क करने के लिए? अभी अगर हम टैक्स निकाल देते हैं तो कोई भी निवेशक के लिए कंपैरिजन अगर करना है तो ग्रॉस रिटर्न पे बात आ जाती है। तो अगर एफडी रेट्स लगभग 6.5-7% के आसपास है और डेट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज के अगर यील्ड उससे आसपास या उससे बेहतर है, तो ही फ्लोज डेट म्यूचुअल फंड्स में आएगा। हालांकि कुछ और एडवांटेजेस जरूर है, क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड में जो आपको कूपन मिलता है बॉन्ड्स में, वो री जरूर इम्पैक्ट हो सकते हैं। दूसरा, आपने जो सही बात कही है, फिलहाल जो हम लोग ने पढ़ा है उसके मुताबिक नॉन डेट म्यूचुअल फंड्स भी, जैसे इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड्स होते हैं, गोल्ड फंड्स होते हैं, यहाँ पर भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां पर भी टैक्सेशन का जो इम्पैक्ट है वो होगा और वहां पर जो इंडेक्सेशन की बेनिफिट थी वो चले जाएंगी, अनलेस गवर्नमेंट अथॉरिटीज कुछ क्लैरिफिकेशन के साथ आते हैं, एंड आई एम श्योर दे विल कम। तब तक के लिए तो यही उम्मीद है कि वहां पर भी टैक्सेशन चेंज हुआ है। और हाँ, जो नए इन्वेस्टमेंट्स है वहां पर इम्पैक्ट होगा। जो 1 अप्रैल के बाद नए इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स है या फिर जो इन्वेस्टमेंट्स 31 मार्च के पहले तक किसी ने किया हो, वहां पर जो टैक्सेशन है वो इंडेक्सेशन बेनिफिट रहेगा, वो सेम रहेगा टिल द टाइम यू स्टे इन्वेस्टेड। एज ऑफ नाउ दैट्स व्हाट वी हैव। ओके, पॉइंट टेकन। मैं आपसे निरंजन एक चीज और समझना चाहती हूँ। कई ऐसे फंड्स भी हैं जो लार्जली लोग इस्तेमाल करते हैं लिक्विड फंड की तरह, कि अभी पैसा है तो यहाँ पर पार्क करते हैं, जब शायद मार्केट और अट्रैक्टिव हो तब वहां पर पैसा शिफ्ट करना शुरू करें, या फिर अगर जरूरत पड़ी तो पैसा निकालेंगे। जो प्राइमरीली शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड्स होते हैं, उन पर भी क्या ये इम्पैक्ट आएगा? नॉट दैट दे रियली यूज्ड फॉर एन इंडेक्सेशन और अ टैक्स सेविंग पर्पसेस, बट समझने के लिए क्या उस पर भी ये लागू होगा? वहां पर इम्पैक्ट नहीं होगा, और ये काफी अच्छी बात आपने पॉइंट की, क्योंकि वो जो पैसा होता था वो विद इन 3 इयर्स में निकल जाता था। तो 2 महीने, 6 महीने, 1 साल का जो पैसा होता था, वहां पर अभी भी जो टैक्सेशन है वो मार्जिनल रेट पर ही है। और वो शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए किया जाता था, कंपेयर टू सेविंग्स अकाउंट, जहां पर सेविंग्स अकाउंट में काफी कम मात्रा में इंटरेस्ट मिलता है। वो पैसा यहाँ पर आता था, वो शायद से इम्पैक्ट नहीं होगा। जो लॉन्ग टर्म पैसा इंडेक्सेशन को देखते हुए आता था, वहां पर इम्पैक्ट हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन, हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो अगर आप इस इंडेक्सेशन का बेसिकली फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आपके पास 6 दिन है आज से क्लियरली 1 अप्रैल तक। उसके बाद ना आपको इंडेक्सेशन का फ़ायदा मिलेगा, ना वो एलटीसीजी का फ़ायदा मिलेगा। और ये फिलहाल प्रस्ताव आज दरअसल पारित होने की संभावना है, जो फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट है। इसीलिए हमने देखा है तमाम एएमसी कंपनियों में दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन, पूरी चीज़ समझाने के लिए और किन किन पर ये लागू होगा ये भी बताने के लिए। चले, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पंकज का एक ट्रेड बाकी है, उस पर नजरें होंगी। आप बने रहिए सीधी सी आवाज़ के साथ।